था, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो वो दक्षिण हस्त का अंगूठा नियम या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम से दर्शाया जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जल्दी से लिख लो इसको। बाएं हाथ का नियम बल या गति की दिशा, दाएं हाथ का नियम धारा या ईएमएफ। अगर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो कहेंगे मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम या दक्षिण हस्त नियम। हो गया? फ्लेमिंग ने कितने लॉ दिए थे? 2। एगो बाएं हाथ का नियम, एगो दाएं हाथ का नियम। कॉर्कस्क्रू नियम क्या कहता है? जिधर स्क्रू धंसेगा वो किसका धारक, और जो घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब इससे किसकी दिशा का ज्ञान होता है? चुंबकीय क्षेत्र। किसकी दिशा का? चुंबक की प्रबलता। देखो चला, चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या और कुंडली की गति में वृद्धि से उत्पन्न धारा में वृद्धि होता है। एक लाइन में ही समझिए, ये कॉइल है और ये चुंबक है। जितना तेजी से आप चुंबक को अप डाउन कीजिएगा, धारा का परिमाण उतना ज्यादा हो। चाहे वो ले जाने की गति, चाहे वो निकालने की गति। एएलपी का क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तब मिला होगा। 9:20 जो हम पढ़ाते हैं उसमें हम पढ़ाए थे कि ये जो धारा का परिमाण बढ़ेगा उसका 2 रीजन है। एक तो इसकी गति को बढ़ाएंगे और दूसरा इसके फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे। आई चला, जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी का थ्योरी भी है। धारा का परिमाण अगर बढ़ाना है, धारा ऐसे में जनरेट होता है रे। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यही है कि अगर किसी कॉइल में चुंबक को अप डाउन करवाया जाए, जिसका फ्लक्स कटेगा ईएमएफ जनरेट हो। बोलेगा नहीं करेगा। धारा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा धारा? एगो तो फेरों की संख्या बढ़ाकर, फेरों की संख्या को बढ़ाकर, और दूसरा गति बढ़ाकर। गति आने वाली की जाने वाली की दोनों। जल्दी लिख। पूछता क्या? एनसीईआरटी का सवाल है। रीजनिंग का टेस्ट आज दिए थे आप लोग? कैसा पढ़ा रहा है मास्टर? बहुत बढ़िया। धारा बढ़ाता है तो फेरों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये फेरों की संख्या है, ये कॉइल, और गति भी बढ़ेगा। कहता है चुंबक की प्रबलता फेरों की संख्या कुंडली की गति में वृद्धि करने पर धारा में भी क्या हो जाएगा? वृद्धि। या चुंबक की प्रबलता भी बढ़ा दीजिएगा तब भी हो जाएगा। चुंबक अगर अधिक प्रबल ले लीजिएगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि अधिक प्रबल लीजिएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। हो गया? एंड द नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर के 2 भागों में चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहां? हृदय में भी चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड होता है, और कहां पर चला? मस्तिष्क में। सही है? हृदय में भी और कहां? मस्तिष्क में। दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है। अस्थिर एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण और विचलन क्या होता है? 0। अस्थिर या एक समान धारा अगर प्रवाहित होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ये जो चला गैल्वेनोमीटर में जो टांका लगा होता है, ऐसे कब करेगा? जब धारा के मान में परिवर्तन होगा। एक समान धारा बहेगा तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा? एक जगह वो रुकल रहेगा। जितना धारा 2 एम्पियर है 2 एम्पियर पे रुकल रहेगा। बोलेगा नहीं करेगा। कहता स्थिर या एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होने की दशा में गैल्वेनोमीटर का प्रक्षेपण या विचलन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। धारा अगर बदलेगा तो डिफ्लेक्शन इसका क्या हो जाएगा? बदलेगा। एक समान रहेगा तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा।
वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तित क्षेत्र के कारण अन्य चालक में धारा प्रेरित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी तुरंत ने बताया अगर फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ, और यही घटना क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसकी खोज कौन किया था, फैराड किया था। कौन किया था, फैराड। हम बोले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज एचसी और स्टेड किया, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था, कौन किया, फैराड। अब देखो चला, एक बात बताओ, आवृत्ति किसको कहते हैं, ये लाइन बड़ा सुंदर है। आवृत्ति किसको कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, वो आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमको ये बताओ, अल्टरनेटिंग करंट जो है इतने में ना अपन दिशा बदल लेता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इतने में दिशा बदलता है, बोले नहीं करें। आवर्तकाल की अगर हम बात करें, हमको बताओ फ्रीक्वेंसी इसका कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति दिया हुआ, आवर्तकाल कितना हो जाएगा, टी बराबर 1/f, तो 1/f का मान कितना हो जाएगा, 50। 1/50 बोले तो 0.02 सेकेंड, तो 0.02 सेकेंड हो गया आवर्तकाल। यानी यहां से लेकर एक दोलन पूरा करने में लगा समय, मतलब एक दोलन हुआ यहां से लेकर यहां तक, इसमें जो समय लगेगा वही ना आवर्तकाल है। तो यहां से यहां तक समय लगा 0.02 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का समय तब कितना हो जाएगा, 0.01 सेकेंड, मतलब हर 0.01 सेकेंड में ही दिशा बदल देगा। फिर यहाँ 0.01 सेकेंड फिर दिशा बदल देगा, बोले नहीं करेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/100 सेकेंड में दिशा बदल जाएगा। हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का आवृत्ति 50 हर्ट्ज, आवर्तकाल 0.02 सेकेंड, और हर 0.01 सेकेंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा, बदल देगा। अर्थात 1/100 सेकंड में 0.01 को हम 1/100 सेकंड लिख सकते हैं। 1/100 सेकंड में ये अपनी दिशा को क्या कर देगा, बदल देगा। जल्दी लिख, बीपीएससी टीचर के लिए बैच 12 तारीख से मिलेगा, 12 तारीख दिन शुक्रवार से। ब्रह्मास्त्र का बैच चला सोमवार से रविवार से स्टार्ट हो रहा है, इसी संडे से। ऑफलाइन नहीं होगा, नहीं है भाई, ऑफलाइन नहीं होगा, जगह ही नहीं है। ड्राइवर वाला बच्चा जगह टेस्ट के लिए एडमिशन नहीं होगा, कहाँ लेके जाएंगे, कपाड़ पे। एक 800 का रूम खाली है, में 100 बच्चा बैठाइए की होगा, हॉल को खाली नहीं। हाँ, मामला गड़बड़ा जाएगा। टाइम अभी सेट नहीं हुआ है, संडे तक सेट हो जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, दोपहर में ही रहेगा। हो गया, कितना सेकंड के बाद बदल देगा, 1/100 सेकंड। प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकंड अर्थात 50 हर्ज के बाद अपनी दिशा बदल देगी। जब विद्युतमय यानी हो गया लाइव वायर, लाइव वायर समझता है रे, मेन वायर, लाइव तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। काट दो इसको, शॉर्ट सर्किट होता है। ओवरलोडिंग तब होगा चला जब हम यंत्र अधिक लगा देंगे। जब लाइव और न्यूट्रल आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड का मतलब ज्यादा यंत्र का लग जाना, एक पंखा की जगह 10 को पंखा लगा देंगे, क्या हो जाएगा चला, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। साइकिल चलाने में बता चला,
हमारे शरीर में जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदलता है? पेशीय ऊर्जा में। अब पुनः पेशीय ऊर्जा, देखो शरीर का रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में बदलता है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बोले मैं नहीं करेगा। कहते हैं चला साइकिल चलाने में, क्या चलाने में, ये आपके पास है रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है पेशीय ऊर्जा में, आई पेशीय ऊर्जा बदल जाता है यांत्रिक ऊर्जा में। बोलो ने, साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, अब पुनः पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग किसके लिए? कोयला के उपयोग से ही औद्योगिक क्रांति आई थी। कोयला का उपयोग अभी वो अलग बात है कि धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोयला के उद्योग से ही पहली बार क्या आया था? औद्योगिक क्रांति आया था। इसी को द्रव सोना कहते हैं। जल विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा को, ये जो स्थितिज ऊर्जा होता है यहाँ, इसी से न विद्युत उत्पन्न करते हैं, जबकि यह प्रक्रिया जल में, देखो ये स्थितिज ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा निकालते हैं, लेकिन गति जो होता है पानी का, उससे न विद्युत निकलता है। तो कहेगा पानी के किस प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है? गति के द्वारा। किसके द्वारा? जबकि बांध में होता कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा मिलता है, लेकिन पानी की किस क्रिया के द्वारा? किस क्रिया के द्वारा? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तुमको कह देगा कि बताइए विद्युत संयंत्र में संचित स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। जबकि यह प्रक्रिया जल की कौन ऊर्जा द्वारा होता है? कौन ऊर्जा द्वारा? गतिज ऊर्जा के द्वारा। देखो यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जल के कौन प्रक्रिया के द्वारा? कौन प्रक्रिया के द्वारा? गतिज ऊर्जा के द्वारा। जैव गैस, जैव गैस वही हो गया, कौन गैस रे? बायोगैस, गोबर गैस। गोबर गैस जान रहा है ना? बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक, कितना? 70 से 75%। सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता? हाइड्रोजन। लेकिन प्रयोग में लाया जाता है सीएनजी। प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला सीएनजी। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग डेनमार्क में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा पवन चक्की वही है डेनमार्क में, इसलिए इसको कौन देश कहते हैं? चला पवनों का देश कहते हैं। वायुमंडल के परतों द्वारा प्रति एकांक क्षेत्र द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। प्रति एकांक क्षेत्रफल जितना ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसे हम लोग सौर स्थिरांक कहते हैं। अब पादप कितना % सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है? पादप 1% सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। जितना ऊर्जा है सूर्य के पास, उसका 1% सौर ऊर्जा। अब एनसीईआरटी का सवाल है, पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1.0 का भी सवाल है। पादप कितना % ऊर्जा लेता है? 1%। आज जितना ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? चला अब पादप कितना % ऊर्जा लेता है? 1%। कितना %? आज जो लिंडमान का नियम जानते हो ना? लिंडमान का नियम क्या कहता है? ये हो गया उत्पादक, क्या हो गया? ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक, ये हो गया तृतीयक। नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा घटेगा ना हो। सबसे अधिक ऊर्जा किसका है? उत्पादक का। कितना % ऊर्जा यूज करता है? 10%। ये नियम किसका है? लिंडमान का। किसका है? लिंडमान का। अब चला आप एनसीईआरटी बनाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत टफ नहीं लगेगा आपको। समुद्रों अथवा महासागरों में जल स्तर परत में ताप अंतर के कारण जो ऊर्जा उष्मा उत्पन्न होती है उसे कौन ऊर्जा कहते हैं? समुद्र में जो ऊर्जा ताप के कारण उत्पन्न होगा उसे महासागरीय ऊर्जा कहेंगे। बोलो रे। अब प्रत्येक स्तरों के बीच ताप का अंतर कितना डिग्री से होना आवश्यक है? प्रत्येक समुद्र में प्रत्येक स्तर के बीच 20 डिग्री का अंतर होना जरूरी है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः किसमें व्यक्त करते हैं? महाविद्यान है। ये ध्यान रखना चला, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल है ना, लेकिन किलोवाट आवर भी है, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶
6 जूल। और मेरी जान इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। किलोवाट आवर भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, लेकिन वो बहुत बड़े यंत्र के लिए। आई लगता है हो जाएगा ना रे। हम तो चला बोल दिए तो अपना जुबान निभा रहे हैं। मतलब हमको लग रहा था कि 4-5 दिन में ये 100-125 पढ़ा देंगे, 4 दिन बहुत हो गया। जैसे खाली पढ़ देते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, खत्म हो जाता। लेकिन पढ़ाएंगे, कैसा लगा तुम लोग को क्लास? पक्का? चलो। कहता नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा की प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। हम लोग जो विद्युत ऊर्जा खपत करते हैं उसमें किलोवाट आवर में, ऊर्जा को किलोवाट आवर में, नाभिकीय विज्ञान में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि दोनों किसके बराबर है? जूल के बराबर। और जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अभी तुरंत बताए थे चला, हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि ये सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, परंतु उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन क्या है? हाइड्रोजन गैस हम लोग उपयोग नहीं करते। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है कि निम्न ताप? उच्च ताप ना। संलयन में उच्च ताप होता है कि विखंडन में? संलयन में 1000 गुना ज्यादा होता है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है उच्च ताप से, और वह उच्च ताप कहां से प्राप्त होता है? नाभिकीय विखंडन से। कहां से? तो कहते हैं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे, देखो एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। निम्नीकरणीय जो सड़ जाता हो, अनिम्नीकरणीय जो नहीं सड़ता हो, जैसे प्लास्टिक। अनिम्नीकरणीय में अगर आओगे तो ये अनिम्नीकरणीय में कौन हो जाएगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक, शीशा, ये सब क्या है? अनिम्नीकरणीय। अनिम्नीकरणीय का इंग्लिश होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वे पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, उसे जैव निम्नीकरणीय कहता है। जो नहीं सड़ेगा अनिम्नीकरणीय। बोलेंगे ट्रिपल आर थ्योरी सुना है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इससे हम अपने वातावरण को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़िए तो आपको पता चलेगा। जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित ना हो उसे अजैव निम्नीकरणीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। डिग्रेड करना मतलब होता है सड़ना। अपघटित करने के लिए वायुमंडल में कौन कौन है रे? अपघटित या अपमार्जक जो है वो कौन कौन है? एगो जीवाणु, और दूसरा चला क्या? कवक। जीवाणु और कवक, इसको हम लोग जैविक अपमार्जक भी कहते हैं। अपमार्जक मतलब सरप। पता चला पारिस्थितिकी तंत्र में जैव की अजैव की दोनों उपभोक्ता भी होता है। मिट्टी या पानी भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक भी होता है और अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक भी होता है और क्या होता है? अजैविक। वन, नदी, तालाब, झील, प्राकृतिक पारितंत्र तथा बगीचा, खेत क्या है? चला करना। वन तो प्राकृतिक है, ये है। नदी भी, तालाब भी, झील भी, बगीचा हम लोग बनाते हैं। खेत कृत्रिम पारितंत्र का हिस्सा है। पादप स्वपोषी। पादप स्वपोषी की नहीं, पादप बोलो या
स्वपोषी बोलो, अरे बोलो या नहीं करेगा। पादप बोलिए या स्वपोषी। प्रथम श्रेणी के पोषी स्तर में है, सबसे पहला वही ना रे। कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अरे छोटा ये देखो, सबसे नीचे कौन? पादप, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद तो हमको ये बताओ, पादप प्रथम श्रेणी में है, अब प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी में है। अरे बुझा रहा है? ये पहला श्रेणी, दूसरा, तीसरा, चौथा श्रेणी। प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक श्रेणी में है कि पहले श्रेणी में है कि दूसरे श्रेणी में? द्वितीय उपभोक्ता तीसरे श्रेणी में, तृतीय उपभोक्ता चौथे श्रेणी में। इस सब एनसीईआरटी का सवाल है, देगा तो म्याज बुलंद कर देगा। कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कौन श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी के पोषी स्तर में। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता तीसरे श्रेणी के पोषी स्तर में है। पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझाया पक्का। ये जब जाएगा ना, चला इसके जहाँ सामान्य विज्ञान में जब 700 सवाल लाइनर घुसेगा तब गेम में मजा आएगा, जब आपका सवाल भी बनेगा। बढ़े, अरे बढ़े। प्रथम पोषी अर्थात स्वपोषी में सूर्य की मात्रा का, अभी तुरंत न बताए थे, IBPSC TRE 1.0 का फेमस सवाल है। ये भी पहला सवाल भी और दूसरा सवाल भी अभी बताए थे। प्रथम पोषी स्तर से सभी अगले पोषी स्तर में कितना %? 10%। आई कौन दिया था नियम? ये दिया था लिंडमान। कौन दिया था? चला सामान्यतः निचले पोषी स्तर उत्पादक में जीवों की संख्या, सबसे ज्यादा जीवित जीव यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चला जीवाणु भी है, कवक भी है, जैविक भी है, बहुत पादप भी है, तो सबसे ज्यादा यहीं ना पाया जाता है। ऐसे भी चला सबसे ज्यादा जीवित जीव कौन है? शैवाल। और कहाँ है? उत्पादक में कि उपभोक्ता में? कहाँ है? तो कहते हैं सामान्यतः निचले पोषी स्तर में जीवों की संख्या अधिक होती है, ऊर्जा भी अधिक होता है। ऊर्जा भी क्या होता है? अधिक होता है। कहता ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास होता है कि वृद्धि होता है? वो नीचे से ऊपर जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो ह्रास होता है कि वृद्धि होता है? ऊर्जा के स्थानांतरण में ह्रास ऊर्जा का सामान्यतः कौन ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसलिए जो जो ऊपर आप जाइएगा गर्म जीव पैदा होते हैं। कैसे जीव पैदा होते हैं? जो जो आप ऊपर जाते जाइएगा जीवों की गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी, उसकी ऊर्जा अधिक होती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा अधिक नहीं होती, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। अब देखो चला, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। इस सब एनसीईआरटी है, जाके खोल के देखना, पलटोगे या क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम्पलर में क्वेश्चन। एक दिशीय होता है, मतलब उत्पादक से इधर की ओर होगा। बताओ तो कुत्ता से ऊर्जा मिलेगा रे पौधा को? द्विदिशात्मक नहीं होता है। एकरा से मिलेगा खरगोश को, खरगोश को खाएगा सांप, सांप को खाएगा लोमड़ी, जे भी खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा में क्या होगा? 10% का स्थानांतरण होगा, ऊर्जा घटेगा, फिर कुत्ता से कभी इसको फायदा नहीं होगा। तो ऊर्जा एक दिशात्मक है कि द्विदिशात्मक है? कैसा है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। ओजोन का निर्माण, एक मिनट, हम लोग क्या पढ़ते हैं? पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन परत, ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है। अरे ये पढ़ता है ना, सूर्य का प्रकाश से जो ये किरणें आ रही है, तो ये पराबैंगनी किरण कोई रोक न देता है। पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत जो कौन मंडल में होता है? समताप मंडल, ये रोक देता है। लेकिन चला एक बात और जानिए कि पराबैंगनी किरण से ही ओजोन परत का निर्माण भी होता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग छोड़ते हैं इससे नष्ट होता है। आपको कहेगा बताओ ओजोन परत का निर्माण किससे होता है? पराबैंगनी किरण से। नष्ट किससे होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। बुझा रहा है ना? ओजोन परत का नष्ट होना मतलब छेद होना, मतलब पतला होना। क्या होना? पतला होना। आज के सेट में है, आज एलपी के सेट में है। घूर्णन गति बढ़ने से लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। घूर्णन गति करते हुए लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√ω/g। पराबैंगनी किरणें प्रतिरक्षा तंत्र तथा त्वचा का, पीछे भी न बताए थे। एक देखो दो बातें हैं। पराबैंगनी किरण तुमको कहेगा त्वचा का कैंसर वो तो होवे करेगा। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब WBC का जो निर्गमन होता है तुम्हारे शरीर में, उसको भी क्या कर देगा? कम कर देगा। किसका निर्गमन? WBC का। इसलिए तुम बीमार रहने लगोगे बहुत ज्यादा, और त्वचा का कैंसर तो होवे करेगा। तो दोनों बातें हैं, एक तो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हानिकारक है और दूसरा त्वचा का कैंसर। क्वेश्चन दे देगा पराबैंगनी किरणों से क्या होगा, पहला दे देगा त्वचा का कैंसर, लड़का मरेगा, हाँ यही होगा आंसर। लेकिन आप ये भी जानिए कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी क्या होगा? नुकसान होगा। WBC का जनरेशन कम हो जाएगा। कॉलीफॉर्म जीवन डायरेक्ट एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप जाइएगा, आपको ये सवाल मिल जाएगा। और बीपीएससी TRE 1.0 का भी सवाल है। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता है? तो चला हम तो देखें, क्वेश्चन हमारा पता है, पूरा नहीं विश्वास है तू जाकर देख ले। जब तुम्हारे साथ क्या है, हम कहेंगे यहाँ पूछा है, तुम कहेंगे पूछा है, तो बड़ा फालतू आदमी है कोई, तुझे बोलता है सब झूठे बोलता। तुम जाके पढ़ लेना, तुमको सवाल मिल जाएगा। एनसीईआरटी से 30% सवाल पूछा था। हमको चला एनसीईआरटी जो ग्रुप डी से पढ़ाना हम शुरू किए हैं, अभी तक हमको लगता है कितना बार ये क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, हमको याद है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको उठा के कॉपी पेस्ट किया था। कॉलीफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत में पाया जाता है, यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। इसी से चला तुमको डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है। कहते हैं कॉलीफॉर्म गंगा जल प्रदूषण का प्रमुख कारक है, जो अर्ध जलाशय से होता है। क्योंकि ये पाया कहाँ जाता है? मनुष्य के आंत में। और जब जलाता है, चलाता आंत जो है जल के जल्दी जलता नहीं है, और वो जब जल के लोग गंगा में विसर्जित कर देता है, तो वहां से कॉलीफॉर्म जीवाणु जो है उसमें फैलता है, जिसके कारण वहां पर जल प्रदूषण होता है। लेकिन लोग तो जला ही रहा है, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। लोग गंगा शवदाह जो है इधर ही करता है, तो करता है चला, उसमें जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है वो वहां के जल प्रदूषण के लिए क्या है? जिम्मेवार है। मरना चला एकदम अंतिम सत्य है, सब उपचा में जाएगा। इसलिए अपनी जवानी पर घमंड ना कर, ना अपने पैसे पर घमंड करे। हे मनुष्य, अगर तू किसी के काम आ सकता है तो उसका काम कर, ठीक ना? लेकिन तुम जाना कभी गुलवी घाट, वहां लिखल है कथी, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बसाने में देर लगा। माँ कसम, ये लाइन जब तू चला पढ़ेगा ना तो रोआ खड़ा हो जाएगा। जैसे एंट्री गेटे पर लिखल है, ऐसे घुसेगा ना तो वहां पर लिखल है। इसलिए आज न कल कोपचा में जाना है। इसलिए अभी कोपचा शब्द चला कहाँ से है? हम जहाँ काम करते थे कंपनी में, पहली बार जब मेरा बीटेक करने के बाद नौकरी लगा, तो हम सोचे कि चलो काम कर रहे थे, तो बगल से जो है ना श्मशान घाट का रास्ता था, और खिड़की खुले रहता था, इस साइड में टीवी चलता था, उसपे कभी ऋतिक रोशन, कभी कैटरीना कैफ नाचती थी। इधर से हर 5 मिनट पे जाता था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। साला एक तरफ हम इधर मशीन पे काम कर रहे हैं, एक तरफ इधर देखते थे, एक तरफ इधर देखते थे। हमको लगा कोपचा में जाना तय है, तो साला कितना माथा पेची करेंगे। हम बोले ना साला, हम मशीन, मेरा काम था गो नो गो चेक करना, क्वालिटी डिपार्टमेंट में थे हम। ना साला हमरा से काम नहीं होगा। 10 दिन हुआ चला, एकदम मसमसा के हम जॉब छोड़ दिए, टोटल का बैग हाफ पेंट पहने आ चल दिए। दुनिया को जे कहना है कहो, जब कोपचा में जाने है साला तो जम के मेहनत करेंगे। लेकिन कुछ कुछ कोढ़िया लोग भी समाज में है, वो की कहता है जानते हो, जब मरना तय है तो फिर क्यों कुछ करना है। कुछ ऐसे भी समाज ईश्वरे में होगा कुछ लोग, अभी अगर मन में ही चल रहा है सर जब मरना तय है तो काहे बाबा करना है। अरे पगला,
जब जीवन मिला है ना तो इस जीवन का सही उपयोग करो, न तब वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा उपयोग, जीवन जो है वेस्टेज हो जाएगा। और वेस्टेज करके क्या फायदा है? जब जीवन मिला है, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, इसका उपयोग करो खुद के लिए भी और सबसे ज्यादा दूसरों के लिए। लेकिन तू करेगा नहीं। अभी तू सोच रहा होगा जब आप इतना ही कहते हैं तो बिना पैसा का पढ़ाई है तो अरे तोरा पास की तो चल रहा होगा, हम सब न जानते हैं रे। अरे चोटा, ये एक व्यवस्था है जिसमें चला हम तोरा से पैसा लेते हैं ना तो तू यहाँ बैठ पाता है। आज तोरा से हम पैसा लेना बंद कर देंगे तो हर महीने 20 लाख रुपया इस एजुकेशन सिस्टम का खर्चा है जो हम वहन नहीं कर पाएंगे, तोरे पैसा से हो ना। तू बैठ कहाँ पाएगा? जो पंखा का हवा खा रहा है, 1 सेकंड लाइन में कटता ही आएगा कहाँ से? ये नहीं आ पाएगा। ये व्यवस्था है, तुम हर चीज में अपना पक्ष का चीज खोज लेता है, समझा? ऐसा नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसको चलाना है तुमको भी और हमको भी। लेकिन जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो कुकर्म कर करके। तो देखो आपको कहेगा कि बताइए गंगा जल प्रदूषण का जो कारण है वो कौन है? कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में, और इसी से जल प्रदूषण होता है। इसी से क्या होता है? गंगा जल प्रदूषण। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R अभी तुरंत न बताए थे रे। 3R में कौन कौन है? 3R में रिड्यूस मतलब कम उपयोग कीजिए, रीयूज कीजिए यानी पुनः उपयोग कीजिए, और रिसाइकिल कीजिए मतलब पुनः चक्रण कीजिए। जो सड़ने वाला नहीं है उसको पुनः चक्रण, जैसे प्लास्टिक उसको पुनः चक्रण कीजिए, लोहा उसको पुनः चक्रण करके आप यूज कीजिए, यानी रिड्यूस कम उपयोग। अगर पर्यावरण को बचाना है, रीयूज और क्या रिसाइकिल। बता, मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। कौन? मोलस्का। और यही न चला तापमान के हिसाब से अपना लिंग बदल लेता है। तथा तरंगदैर्घ्य कम होने पर के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता। हम बोले थे प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा। क्यों चलता है? कितनो घुमाएगा तो कंटेंट जाने के बाद इसके जैसा सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन इधर उधर हिलेगा नहीं। अब जबकि मात्र 700 लाइन डालेंगे, 700 लाइन डालने के बाद पूरा एनसीईआरटी इसके बस में होगा। 6 to 10 पूरा एनसीईआरटी इसके जैसा सामान्य विज्ञान के बस में होगा। चला, अगर तुमको कहेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो सब जानता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कल पढ़ाए थे अनुप्रस्थ। कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन क्यों गमन करता है? तरंगदैर्घ्य कम होने का नाम। कहोगे प्रैक्टिकली आप बता दीजिए कैसे? तो देखो इसका तरंगदैर्घ्य होता है 2 श्रृंगों के बीच की दूरी। अगर 2 श्रृंगों के बीच की दूरी सापेक्ष कम होगी, कैसा गमन करेगा? सीधी रेखा। सीधा हो जाएगा चला तो श्रृंग बनवे नहीं करेगा, गर्त बनवे नहीं करेगा, तो 2 श्रृंगों गर्तों के बीच की दूरी लगभग 0 न हो जाएगी। तो जब तब सीधी रेखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेढ़ा होगा तो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, सीधा हो जाएगा तो तरंगदैर्घ्य 0 रे, क्योंकि 2 लगातार श्रृंग और लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आइए अगर सीधा है तो तरंगदैर्घ्य 0 है, 0 है तब ना सीधी रेखा में है। इसका मतलब अगर सीधी रेखा में गमन कर रहा है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य का मान लगभग 0 है, अर्थात कम है कि ज्यादा है? बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? अगला 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 700 आगे मार कहते हैं। चला नाइट्रोजन। कौन चला? नाइट्रोजन पौधों के वृद्धि में सहायक है, ये तो सब जानता है। नाइट्रोजन किसके वृद्धि में सहायक है? तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वृद्धि को रोकता है। बुझा रहा है? दोनों क्वेश्चन बनेगा इसके जैसा सामान्य विज्ञान से, इसलिए तुम लोग इसका प्रचार भरपूर करना। आने वाले नस्लों को यही किताब बताना, ठीक है ना? क्योंकि वो एनसीईआरटी की 25 पुस्तकें नहीं पढ़ पाएगा, तो वो एक पुस्तक पढ़ेगा जिसका नाम है इसके जैसा सामान्य विज्ञान। अच्छा चला, तू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ा है ना, तो अब तू बता एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डायरेक्ट लाइन है कि नहीं?
और यही अवोग्राम में जाएगा। तोरा तो पढ़ाइए दिया, तो 5वां एडिशन कमिंग सून है। ई नहीं कहना तू लेना है, तोरा नहीं लेना है, इसी से काम हो जाएगा। नाइट्रोजन चला, एक एक डाउटेड लाइन आपके सामने होगा, वाष्पोत्सर्जन से लेकर वाष्पीकरण तक। कहते हैं केशिकत्व से लेकर केशिका तक। कहते हैं नाइट्रोजन पौधे में वृद्धि, पौधे की वृद्धि में सहायक, लेकिन नाइट्रोजनी ऑक्साइड वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। अब बोर्डो मिश्रण के बारे में पूछेगा, CuSO4 प्लस Cl। ये चला कीटनाशक है एक प्रकार का। क्या है ये, कीटनाशक है। ये तो सबको पता होगा। आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, थेल्स ने। लेकिन धन और ऋण बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। आवेश शब्द प्रथम प्रयोग कौन किया था, थेल्स। लेकिन आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग विपरीत आवेश। देखो चला, अगर कह देगा आवेश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, थेल्स ने। लेकिन आवेश के लिए धन और ऋण अर्थात विपरीत आवेश शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। भारत की सबसे बेहतरीन पुस्तक एसके झा सामान्य विज्ञान, ठीक है। चला, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के किताब पर हम देखे, उस दिन के लिखा हुआ था 3 लाख प्लस पुस्तक बिकी है। मेरी किताब चला 12 लाख प्लस बिकी है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को नमन करते हैं। हम इन्हीं कहते हैं, उनसे बड़े हो गए हैं, हम उनके आगे चला एकदम चूजा से भी चूजा हैं। लेकिन किताब की अगर हम बात करें, बच्चों ने इसको इतना पसंद, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब बच्चों के उतने यूज में नहीं आई है, या वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं है। वो सोचते हैं हमको जीवन वन नहीं बदलना, हमको नौकरी लेना है, इसलिए ये किताब इतनी बिकी है। 12 लाख अप्रॉक्स किताब अभी तक मार्केट में। हमको लगता है ऐसा कोई रूम नहीं है जिस रूम में तुम घुस जाओगे तो इसके जहाँ सामान्य विज्ञान थोड़ा दिखाई नहीं देंगे। और हमको ऐसा लगता है, चला पढ़ा के हमको जितनी सफलता मिली, जितनी पॉपुलैरिटी मिली, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी हमको इसके जहाँ सामान्य विज्ञान दे दिया। कहते हैं चला, आवेश शब्द का प्रयोग कौन किया, थेल्स किया। और विपरीत आवेश शब्द किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। क्लियर है। प्रथम बार आवेश उत्पन्न किसने किया, फैराडे ने। लेकिन आवेश का संचरण किसने बताया, किरचॉफ ने। ये लिख लो चला, आवेश का संचरण के बारे में कौन बताया, किरचॉफ ने बताया। किसने बताया, किरचॉफ ने। आवेश उत्पन्न कौन किया था, फैराडे ने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत देकर। लेकिन भैया आवेश का संचरण के बारे में किसने बताया, किरचॉफ ने। किसने बताया, किरचॉफ ने। आवेश शब्द का प्रयोग किया थेल्स ने। विपरीत आवेश धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश उत्पन्न करने की बात कही फैराडे ने, आवेश संचरण की बात कही किरचॉफ ने। प्रथम और द्वितीय नियम देकर, धारा रूल, नोड रूल और जंक्शन रूल देकर के। वास्तविक गैस, आदर्श गैस वह गैस है जिसका न कोई विरोध हो, न स्थान छेदता हो, न श्यानता हो, न संपीड्यता हो। उसे हम लोग कौन गैस कहते हैं, आदर्श। आदर्श आदमी थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। आदर्श लोग वह लोग होते हैं जिसका कोई विरोध नहीं होता है। कहते हैं वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम का पालन उच्च ताप तथा निम्न दाब पर होता है। ये आइडियल केस है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, आपको याद रखना होगा। वास्तविक गैस आदर्श गैस के नियम का पालन कब होता है, उच्च दाब और निम्न दाब। अरे आदर्श गैस समीकरण जानता है ना, पीवी बराबर एनआरटी। तब लागू होगा जब उच्च ताप होगा और निम्न दाब। हाइड्रा कौन चला, हाइड्रा खतरा महसूस होने पर हिप्नोटॉक्सिन नामक रसायन छोड़ता है। कौन छोड़ता है, हाइड्रा। अभी वो वेब सीरीज आया है अमेज़न प्राइम पे,
उसमें चला, इसी के बारे में बताया गया है। वो हिपेनोटॉक्सिन नामक हार्मोन छोड़ता है जिससे हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाता है। इसी पर इसकी कहानी बनी हुई है। अभी हम 2 पार्ट देखे थे, थोड़ा 10-10 मिनट करके देख रहे हैं। उसमें होता क्या है, और कोकून भी एक चला एक जीव है जो कोकून छोड़ता है, उससे भी कार्डियक प्रॉब्लम होता है। जैसे रेशम से कोकून मिलता है तुमको, वैसा ही एक जीव होता है जो कोकून छोड़ता है, जाली बनाता है, उससे भी कार्डियक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे जीवों को। बहुत सारे जीव बहुत अधिक समय तक अगर जंगल में हैं और सोए हुए हैं और उसपे उसका वो जाल बना देता है तो उसका हार्ट अटैक से क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कहते हैं हाइड्रा खतरा महसूस होने पर हिपेनोटॉक्सिन नामक क्या छोड़ता है, रसायन छोड़ता है जो जहरीला होता है। एक लाइन देख लो चला, केवल गति का अध्ययन काइनेमेटिक्स और द्रव्यमान और गति का अध्ययन काइनेटिक्स, दोनों अलग अलग है। रुक जा, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, केवल गति का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स, और द्रव्यमान और गति दोनों का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक्स। ये ध्यान रखना चला, काइनेमेटिक्स केवल गति का अध्ययन और द्रव्यमान और गति दोनों का अध्ययन करेंगे तो काइनेटिक्स। अब जब इतना पढ़ाइए दिए, एक लाइन थोड़ी छोड़ देंगे, एक लाइन और है। अब कहां है, प्यारे विद्यार्थियों, हमसे चला जो बन पड़ा, हम तुम्हारे लिए ये कलेक्शन बनाए थे और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में थोड़ा बहुत योगदान तो इससे मिल ही जाएगा। बाकी चला खाली नौकरी हो जाएगा तो हमारा भूलना नहीं, ठीक है ना। जितना मेहनत करके कंटेंट तुरा पढ़ा रहे हैं उतना मेहनत हम भी किए हैं, तब तुरा पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में या अन्य चीजों में। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम आपकी मदद कर सकें और